हाँ, चलो देखो आज 5 क्वेश्चन हो गया है भूगोल में, इंटर का 6ठा क्वेश्चन है। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है। तुम लोग को बताया ना अभी, टोटल क्वेश्चन का वो पूछता है 6 क्वेश्चन पूछता है, आंसर कितना का देना होता है 3 का। तो हम जो जितना भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसी में से 3 गो आ ही जाएगा, 3 गो 4 गो 5 गो जो भी हो आ ही जाएगा, हो सकता है 6 आ जाए। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ना है, तो उसको पूरा कंप्लीट करके नहीं लाता है। चलो क्वेश्चन है 6ठा, इससे पहले 5 क्वेश्चन हो गया है, आज 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 6 और 7। 6ठा क्वेश्चन है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें, यानी कृषि में कौन कौन सी समस्या है भारत में उसके बारे में वर्णन करना है, लिखना है। ठीक है, तो कृषि में समस्या क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी समस्या है जो कृषि के उत्पादन में कमी लाती है या कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे कृषि जो है उत्पादकता भारत में उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। कुछ राज्य है जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उधर का जो क्षेत्र है उधर कृषि का उत्पादकता देश में सबसे अधिक है। कारण है, बहुत सारा कारण है कि वहाँ का भौगोलिक स्थिति सही है, दूसरा वहाँ का जो नीति है, कृषि नीति है, पॉलिसी है सरकार का, वो अच्छा है, और उसके बाद वहाँ पे सिंचाई का अत्याधुनिक सुविधा है, मशीन है, कृषि यंत्र बहुत सारे आधुनिक है, जो ऑटोमेटिक मशीन से कृषि कार्य किया जाता है, वहाँ पे लेबर की आपूर्ति होती है, स्किल लेबर होता है, और जोत का जो आकार है पंजाब साइड में वह बड़ा है, यानी बड़ा बड़ा प्लॉट है। अपने बिहार में क्या है कि छोटा छोटा प्लॉट है, जिसके कारण कृषि कार्य करने में समस्या होती है, दिक्कत होता है। उसके बाद लोन की समस्या है, यहाँ के किसानों के पास अपना खेती करने के लिए, खाने के लिए भी क्या होता है, जो उन्नत बीज है, खाद बीज या जुताई का पैसा के लिए उसको समस्या रहती है, जबकि वहाँ ये सब समस्या नहीं है। वहाँ का जो किसान है वह सब रिच है, यानी अमीर है, शुरू से ही वो अमीर है। ठीक है, पूंजीपति है। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय कृषि क्या है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये शुरू से ही, पौराणिक काल से ही, प्राचीन काल से ही भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है, और यहाँ से दूसरे देशों के साथ हमेशा प्राचीन काल से ही व्यापार होते रहा है, कृषिगत व्यापार होते रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। जो भी कृषि पर आधारित जो भी उद्योग है, जैसे गन्ना उद्योग पर है थे ना, चीनी उद्योग है, इसके बाद पटसन है यानी जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, उसके बाद जितना भी फूड प्रोसेसिंग होता है, फ्लावर मिल वगैरह, वो सब किससे है, एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित है। तो वो जो उद्योग है उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में वह अपना योगदान देता है, भारत के अर्थव्यवस्था में। कृषि भारत के लोगों के जीविकोपार्जन का साधन के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है, यानी यह क्या है, जीविकोपार्जन और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ दोनों में अपना अहम योगदान क्या करता है, निभाता है। ठीक है, जीविकोपार्जन का क्या मतलब हुआ, जीविकोपार्जन का मतलब कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर है। एज ए बिजनेस या रोजगार के रूप में वह कृषि पर आधारित है, कृषि कार्य करता है। ठीक है, और उससे जो आमदनी होता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका सहयोग होता है, यानी रीढ़ माना जाता है कृषि को। ठीक है, क्योंकि कृषि जो है इस पर बहुत सारे आधारित उद्योग है, और जो भी नकदी फसल है, मसाला है, सब कृषि में आता है, और उस सब का क्या होता है, विदेशों में उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात किया जाता है, उससे भारत सरकार को आमदनी होती है और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होता है। आगे देखते हैं कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति कृषि द्वारा ही होती है। कच्चा माल मतलब जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, उसके बाद फ्लावर मिल जो है, फूड प्रोसेसिंग जो भी यूनिट बैठा है उसके लिए गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, जितना भी फूड प्रोसेसिंग है यहीं से क्या होता है, मशीनों फैक्ट्रियों में जाकर के एक गेहूं से क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है एक गेहूं से, आटा, मैदा, सूजी, दलिया, चोकर, ये सब किससे बनाया जाता है, एक गेहूं से इतना सारा आइटम बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मक्का है,
मक्का से भी बहुत सारा आइटम बनाया जाता है और मक्का का उपयोग इथेनॉल बनाने में अब होने लगा है। इथेनॉल का उपयोग मोटर वाहनों में पेट्रोल में मिला करके उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी 20 और 80 के रेशियो में इथेनॉल में, यानी 20% मक्का से बना हुआ इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला करके अभी जो भी वाहन है, ऑटोमोबाइल है, जो भी गाड़ियां चलती है उसमें ईंधन के रूप में इथेनॉल और पेट्रोल को मिला करके अभी क्या किया जाता है, ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद है, देखो आगे देखो थोड़ा इसका इतिहास। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि की स्थिति काफी दयनीय थी। उसका कारण था, इतिहास में पढ़ा होगा। कौन सा व्यवस्था था? रैयतवाड़ी, है ना, महालवाड़ी और क्या था? 3 गो व्यवस्था था ना, है ना। तो ये तीनों व्यवस्था किस काल में था? ब्रिटिश काल में। और उस समय भारतीय कृषि या जो किसान था बहुत तरस था और भारतीय कृषि की दयनीय स्थिति में थी। उसके बाद क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजना के लागू होने पर भारतीय कृषि का विकास हुआ और 1966-67 में हरित क्रांति संभव हो पाया। यानी किसके कारण हुआ? स्वतंत्रता के बाद कौन सी योजना चलाई गई थी? पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसमें खास करके प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बहुत महत्व दिया गया था और भारत का सौभाग्य था कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर वो नहीं होते तो ये योजना नहीं चलती। उनका दूरदर्शिता का आज परिणाम है कि भारतीय कृषि आज हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है पंचवर्षीय योजना में और उन्हीं का यह योजना चलाया हुआ है जो भारत के कृषि उद्योग जितना भी भारत तरक्की किया है ये इसी योजना का परिणाम है। ठीक है। अब है, और 1966-67 में इसी योजना के अंतर्गत जो है भारत में क्या हुआ था? कृषि हरित क्रांति हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुआ था, जो भारत के कृषि वैज्ञानिक थे। इसमें क्या हुआ था कि मैक्सिको से गेहूं आयात किए थे, बीज, उन्नत बीज का आयात किए थे और उसका उपयोग किए थे कृषि में। उसके अलावा सिंचाई के सुविधा उपलब्ध हुआ था और कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया था। तो जितना सरकार को या वैज्ञानिकों को आशा था कि हमें इतना उत्पादन होगा, उससे कई गुना अधिक हुआ उत्पादन, यानी आशा से भी अधिक उत्पादन हुआ। इसलिए उसको क्या बोला गया? हरित क्रांति। इसी के कारण कृषि में आज भारत क्या हो गया है? आत्मनिर्भर है। दूसरे देशों को खिला रहा है, अपना तो है ये है। अभी जो क्या फूड सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा, जिसको अनाज मिलता है, भारतीय लोगों को मिलता है ना अनाज, 5 किलो 10 किलो कुछ मिलता है सबको फ्री में, वो इसी का देन है। अगर वो नहीं होता तो आज यह खाद्य सुरक्षा जो है आज शायद यह योजना नहीं चलती। अब देखते हैं कृषि का महत्व, भारतीय कृषि का महत्व, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। दूसरा, भारत के लगभग 50 से 60% लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। ठीक है। तीसरा, कृषि आधारित उद्योगों में योगदान करती है, अभी बताए हैं। कृषि जीविकोपार्जन का साधन है तथा लोगों को भोजन यानी खाद्य सुरक्षा, भोजन उपलब्ध कराती है। भारत की जनसंख्या पता है ना कितना है? सबको भोजन उपलब्ध करना एक बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन हम उसको भी क्या कर लिए है? चुनौती को भी हम पार कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? खेती में आत्मनिर्भर होने के कारण। उसके बाद विदेशी व्यापार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विदेशी व्यापार में यह निर्यात किया जाता है यहाँ से कृषिगत उत्पादों का, और उससे विदेशी मुद्रा भारत सरकार अर्जित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सहयोग होता है, योगदान होता है। उसके बाद किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाती है। किसान अपने फसल उत्पादन को बेचती है, उससे उसे आमदनी होती है। ठीक है। लेकिन अभी कुछ के हाल के वर्षों में देखेंगे तो भारत के किसान अनशन पर था। किस लिए? खासकर पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र के जो किसान है, बड़े किसान, वह एमएसपी के लिए वह अनशन पर था, भूख हड़ताल पर था। कई महीनों तक ट्रैक्टर से जाम करके पूरा दिल्ली को क्या किया हुआ था? ब्लॉक कर लेता। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी
न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? ये होता क्या है कि एक सरकार के द्वारा ये प्राइस फिक्स किया जाता है सभी कृषिगत उत्पादों का, ठीक है, जैसे धान का, गेहूं का, मक्का का, जो भी उत्पादन होता है कृषि से, उसका एक प्राइस फिक्स किया जाता है कि हम किसानों से उतना दाम में खरीदेंगे। तो जो प्राइस फिक्सिंग का काम है यह मनमाने ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको देखना होगा कि किसानों को लागत कितना हो रहा है, कृषि उत्पादन में खर्च कितना हो रहा है ना। बहुत सारा खर्च है, बीज खरीदने में, कीटनाशक, उर्वरक, लेबर कॉस्ट है, उसका प्रोसेसिंग, बहुत सारा खर्च होता है उत्पादन करने में, सारे प्राइस को जोड़ा जाता है। उसके बाद उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए किसान को, तभी तो खेती करेगा, बिना प्रॉफिट के कोई काम करेगा नहीं करेगा। तो सभी को जोड़ करके एक प्राइस फिक्सिंग किया जाता है, तब जाकर के एमएसपी तैयार किया जाता है और उस मूल्य पर सरकार किसानों से खरीदती है, ठीक है। तो ये एमएसपी है और इसी में उसका मांग था किसानों का कि हमें घाटा हो रहा है, हमें कृषि उत्पाद बेचने में, बाजार में बेचने पर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो एमएसपी बढ़ाया जाए, मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया जाए, और सरकार इसको बढ़ाने के लिए राजी नहीं था। इसीलिए किसान सब क्या किया था, हड़ताल किया था, रोड जाम किया था, कई महीनों तक ये पूरा ब्लॉक कर दिया था ट्रैक्टर से, कुछ किसान की मृत्यु भी हुई थी उसमें, है ना। तो ये इससे क्या, इस कृषि से क्या होता है कि जीवन स्तर में सुधार होता है किसानों के, लेकिन ये कभी कभी मिथ्या हो जाता है ये बात, समझ गया। ये हमेशा मैक्सिमम मिथ्या रहता है कि जीवन स्तर में सुधार हो। दो तीनों गो स्टेट है जहाँ के किसान का जीवन स्तर सही है, बाकी सब वही है, किसी का भला नहीं होता है। चलो आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान के बाद भी आज यानी वर्तमान समय में भारतीय कृषि विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। यानी इतना योगदान करती है, रोजगार सृजन करती है, भोजन उपलब्ध कराती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, इतना योगदान करने के बाद भी आज इसमें बहुत सारी समस्या है। कौन कौन सी समस्या है देखते हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या देखते हैं कि मानसून पर निर्भरता। सबसे पहला क्या है कि मानसून पर निर्भर है। कुछ स्टेट्स को छोड़ करके, कुछ राज्यों को छोड़ करके भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य लगभग मानसून पर निर्भर है। मानसून मतलब वर्षा जल पर निर्भर है खेती के लिए। क्योंकि सिंचाई का उचित व्यवस्था वहां पे नहीं हो पाया है। आजादी के लगभग 78 वर्षों बाद भी आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून की अनियमितता के कारण फसल उत्पादन में कमी होती है। अनियमितता मतलब कभी बहुत अधिक बारिश, किसी साल सुखाड़, यानी अनियमित मानसून के कारण खेती बर्बाद होती है और कृषि उत्पादन क्या होता है, उसमें कमी होती है, ये समस्या है। दूसरा, कृषि जोतों का छोटा आकार, यानी खेती का जो आकार है खेत का, वह छोटा छोटा टुकड़ों में बटा हुआ है, जहाँ पे खेती करने में समस्या होती है। इसमें देखते हैं भारत में किसानों के पास अधिकांश खेत छोटे आकार एवं टुकड़ों में विभाजित है, जिसके कारण कृषि कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब खेती में कठिनाई होगा तो उत्पादन होगा सही से। एक कट्ठा हिया है, 5 कट्ठा हुआ है, 3 कट्ठा हुआ है, तो दौड़ दौड़ के किसान करता है खेती। और छोटा छोटा टुकड़ा है तो वहाँ पे हल ट्रैक्टर चलाने में भी नहीं बनता है, तो कृषि उत्पादन में क्या होता है, समस्या होता है, दिक्कत होता है। तीसरा, किसानों के सिंचाई के साधनों का उचित विकास नहीं होना, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। यानी सिंचाई का उचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है भारत के विभिन्न भागों में, और कुछ देश में बहुत उन्नत तकनीक का सिंचाई व्यवस्था है और कहीं है ये नहीं है। तो ये विषमता है सिंचाई के व्यवस्था में। तो बिहार सरकार इस पर कुछ 2-4-5 साल के अंतराल में इधर इस पर बहुत काम कर रही है। बिहार के लिए बिहार सरकार खेतों खेतों तक बिजली दौड़ाया जा रहा है ना, ताकि और जो नलकूप है उसको बोरिंग कराया जा रहा है। बहुत सारा काम चल रहा है बिहार में। देखते हैं, सिंचाई के साधनों का विकास नहीं होने के कारण किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उत्पादन में कमी आती है। भूमि सुधारों की कमी, ये भी बहुत बड़ा कारण है भारत के कृषि के पिछड़ेपन के कारण। जमींदारी प्रथा उन्मूलन के बाद भी आज अधिकांश लोगों के पास खेती कार्य के लिए जमीन नहीं है।
भूमि के असमान वितरण के कारण कृषि उत्पादन में कमी आती है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो गया, ठीक है, लेकिन आज भी इसमें विसंगति है, भेदभाव है, जिसके कारण बहुत सारे छोटे किसान है या जो मजदूर वर्ग के हैं उनके पास अपना जमीन नहीं है, दूसरे के खेतों में करते हैं काम, और जिनके पास जमीन है बहुत है, इतना जमीन है कि वो खेती नहीं करना चाहते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, इसी प्रति पड़ा रहता है, जिसके कारण उत्पादन में क्या होता है, कमी होता है। और जो श्रमिक वर्ग के हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, वह दूसरे के खेतों में काम करते हैं तो मन से लगन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बुझते हैं कि ये तो हमारा अपना काम नहीं है, हमको अपना पैसा लेने से मतलब है, तो मन से नहीं कर पाते हैं, तो उत्पादन उतना सही से नहीं हो पाता है। तो ये जो है भूमि सुधार में अभी भी असमानता है, लोगों के वितरण में असमानता है। तो इसको अगर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वही है जिसके पास जमीन नहीं है वही खेत में काम करने वाला है, तो मन से काम करेगा नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर लेबर नहीं मिलेगा तो जो जिसके पास बहुत सारा जमीन है वो खेती नहीं उसका होगा, वो तो अकेले कर नहीं पाएगा। तो ये सब समस्या है। अगला है वित्तीय संसाधन की कमी एवं ऋणग्रस्त किसान, यानी किसानों को समय पर लोन नहीं मिलता है, और किसान लोन नहीं मिलने के कारण वह महाजनों से, सूदखोरों से महंगे दर पर क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, जिसके कारण वह हमेशा क्या रहते हैं, ऋणग्रस्त रहते हैं। कृषि कार्य में अधिक लागत आने के कारण किसान कर्ज में डूबे रहते हैं, क्योंकि किसानों को उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। अभी बताए हैं एमएसपी के बारे में, है ना। उसके बाद है कृषि मंडी की समस्या। अगर किसान उपजा ले, फल सब्जी अनाज उपजा ले, बेचेंगे कहाँ, सब तो खाएंगे नहीं, बेचेंगे क्या, तो बेचने के लिए बाजार चाहिए, मंडी चाहिए, तो ये मंडी की समस्या है। सभी भागों में मंडी की उपलब्धता नहीं है, कहाँ बेचेंगे। तो भारत के अधिकांश क्षेत्र में कृषि मंडी की कमी है, जिसके कारण किसानों को अपने फसलों को बेचने में समस्या उत्पन्न होती है। जब बेचबे नहीं करेगा किसान तो उपजाएगा क्यों, जब उपजाएगा नहीं तो उत्पादन कमी होगा, ठीक है। उसके बाद है मिट्टी की उर्वरता में कमी। लगातार एक ही खेतों में कृषि कार्य करने से, गहन कृषि करने से मिट्टी की उत्पादकता में, उर्वरता में कमी आती है। इसे दूर करने के लिए मिट्टी की स्वास्थ्य जांच एवं उचित निराकरण की आवश्यकता होती है, जो शायद संजोग कभी काल होता है या नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नियम है कि मिट्टी की उर्वरता का यानी स्वास्थ्य जांच जो है कृषि विभाग द्वारा नियमित किया जाए, लेकिन होता नहीं है। उसमें जांच करना है कि कौन सा पोषक तत्व की कमी है, क्या इसमें डालना चाहिए, इसके निराकरण के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए। तो ये भी शिथिल अवस्था में ही रहती है। अगला जलवायु परिवर्तन, ये वैश्विक बहुत बड़ा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या होता है, बाढ़ सुखाड़ आते रहता है ना, कभी तापमान अधिक होती है, कभी तापमान कम होता है, कभी ओला पड़ता है, जिसके कारण फसलों को नुकसान होता है। जो फसल को नुकसान होगा तो कृषि उत्पादन सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी समस्या है। उसके बाद है उर्वरक, कीटनाशक एवं आधुनिक कृषि यंत्रों की कमी। इसके अलावा एक है उन्नत बीज। ये भी कारण है कि किसानों के पास, अधिकांश किसानों के पास उन्नत बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उर्वरक खरीदने का पैसा नहीं होता है, कीटनाशक और आधुनिक कृषि यंत्र, ट्रैक्टर वगैरह, चाहे फसल काटने का जो आधुनिक यंत्र है वो नहीं होता, और वो नहीं होगा तो अपने से कितना कर पाएगा, है ना। इस कारण भी क्या होता है, उत्पादन में कमी होती है। तो ये भी समस्या है कृषि का। तो ये हो गया कृषि का समस्या। अब अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य को प्रभावित करने वाला कारकों का वर्णन करें, 7वां क्वेश्चन। यानी ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया दीर्घ उत्तरीय में तो यह दोनों में से एगो कोई रहेगा, एकदम लिख लो, या तो लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में, एकदम 100% रहेगा। चलो अब है कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, यानी कृषि को कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है। प्रभावित करने का क्या मतलब हुआ, प्रभावित करने का मतलब या तो उत्पादन को बढ़ाता है या घटाता है। प्रभावित करने का यही मतलब हुआ, उत्पादन या तो बढ़ना या घटना। तो कौन कौन सा कारक है जिसके अगर वह उपलब्ध हो तो उत्पादन बढ़ेगा, उपलब्ध ना हो तो उत्पादन घटेगा। तो कौन कौन सा कारक है इसी के बारे में पढ़ना है। चलो देखते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु, मिट्टी, बाजार, स्थलाकृति एवं अन्य साधनों में विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है,
भौगोलिक रूप से भी, जलवायु के संदर्भ में भी, और सामाजिक आर्थिक सब रूप में विभिन्नता है इसमें, है ना। जम्मू कश्मीर का जलवायु कुछ और है, दक्षिण भारत का कुछ और है ना। स्थलाकृति, भूमि का बनावट, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं दलदली स्थान, यानी विभिन्न, बहुत सारा विभिन्नता है। जैसी विभिन्नता होगा तो कृषि का तौर तरीका भी भिन्न भिन्न होगा ना। और ये सब भी क्या करता है, कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। जैसे कृषि का उत्पादन सबसे अधिक मैदानी भागों में होता है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ पे यानी पर्वतीय क्षेत्रों में तो कृषि का उत्पादन कमते जाता है। फिर पठारी क्षेत्र में चलेंगे दक्षिण भारत में तो उधर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार का खेती नहीं किया जाता है। तो विभिन्नता है कृषि में। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारक इसके अलावा और बहुत सारा है। पहला क्या है, भौतिक कारक। पहला है भौतिक कारक। तो देखो भौतिक कारक में क्या है, कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में मिट्टी, जलवायु, भूमि एवं जल की उपलब्धता है। इन सभी कारकों के कारण विभिन्न प्रकार के कृषि की जाती है तथा उत्पादन को प्रभावित करती है। मिट्टी अगर सही है तो उत्पादन अच्छा होगा, मिट्टी खराब है तो वहाँ पे उत्पादन अच्छा नहीं होगा। जलवायु, ठंडा जलवायु है या गर्म जलवायु है, उसी के अनुसार वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। भूमि, भूमि का मतलब भूमि या मिट्टी में अंतर है। भूमि मतलब समतल है या पर्वतीय है या पठारी है, प्लेन है या उबड़ खाबड़ जमीन है या मरुस्थलीय है, ठीक है, ये भूमि हो गया। अगर मैदानी भाग है, समतल है, सभी प्रकार की कृषि होगा। अगर पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो सोपानी कृषि होती है। बताए हैं सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि को सीढ़ी नुमा कृषि भी कहा जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। एक झूम कृषि है, झूम कृषि के बारे में बताए हैं। झूम कृषि भी पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। इसका विशेषता हम पढ़ाए हुए हैं। चल, भौतिक कारक के बाद है आर्थिक कारक। दूसरा क्या है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी कृषि को प्रभावित करती है। किसानों को रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई एवं अन्य कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें लोन यानी ऋण की आवश्यकता होती है। अगर ऋण ना मिले तो कृषि उत्पादन में कमी होगी, क्योंकि वो लोन नहीं मिलेगा, उनके पास पैसे नहीं है, उनको लोन नहीं मिलेगा, ऋण नहीं मिलेगा, तो इन सभी चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे। जब खरीदेंगे नहीं तो कृषि कार्य अच्छा से नहीं होगा। और अगर ये लोन अगर महाजनों से लेते हैं, सूदखोरों से, तो क्या होगा, कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि उस सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक रहता है। 100 रुपया के बेचेगा, आपका 200 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कहावत है, जितना के बउआ ना उससे ज़्यादा का झुनझुन्ना हो जाएगा। तो हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ज में ही डूबा रहेगा। अगला है तकनीकी कारण, टेक्निकल कॉज। इसमें क्या होता है, देखो कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों जैसे सिंचाई एवं अन्य कृषि यंत्रों के बिना कम लागत एवं कम समय में बड़े भूभाग पर कृषि नहीं की जा सकती है। बिना ट्रैक्टर के हल बैल से जोत लेंगे बहुत बड़ा भूभाग नहीं, इसमें मशीन का जरूरत है। काटना है फसल, हाथ से हंसिया से कितना काटेंगे, अब मशीन लगा देंगे, एक दिन में बीघा के बीघा कट जाएगा। यानी कृषि यंत्र का यहाँ बहुत बड़ा क्या है, रोल हो जाता है। इसके बाद सिंचाई का जो व्यवस्था है, आधुनिक तरीका है। पहले क्या था, पानी को उबच करके पटाया जाता था। अब क्या है, पाइप है। अब तो एक ड्रिप तंत्र आ गया है, जानते हो ना, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप तंत्र 8वां में पढ़ना है, ड्रिप सिंचाई तंत्र। इसका उपयोग बहुत सारे राज्यों में किया जाता है। इसमें पानी का बचत होता है और उचित मात्रा में क्या होता है, सिंचाई होता है। जितना पौधा को चाहिए उतना ही पानी की आवश्यकता होती है, पानी की बर्बादी नहीं होता। अभी अपने यहाँ क्या होता है, कुछ में गेहूं में पानी पटाना है, पाइप जोड़ दिया, खोल दिया, मक्का में पानी पटाना है, पूरा भर गया। गेहूं का जल्ला है छोटा, इतना बड़ा पेड़े है, ठीक है, इसका जल्ला होगा मुश्किल से इतना दूर, तो उसको इतने दूर नमी चाहिए ना जड़ को, आई पूरे भर देता है, इतना परला नकिया देता है। मतलब 75% पानी बर्बाद, तो जल की बर्बादी हो रहा है। किस कारण हो रहा है, कि हमारे पास आधुनिक तकनीक सिंचाई का नहीं है, ठीक है। इस प्रकार तकनीक भी क्या करता है, कृषि कार्य को प्रभावित करती है। 5वां, सरकारी नीतियां। ये तो सबसे बड़का है, सरकारी नीति सबसे बड़का समस्या सरकारें है। देखो सरकार के गलत नीतियों के कारण किसानों को उचित मूल्य, ऋण, सब्सिडी एवं
आवश्यक भूमि सुधार में कमी के कारण कृषि कार्य प्रभावित होता है। ठीक है, अभी बोले हैं उचित मूल्य की बात है, एमएसपी की बात है। उसके बाद ऋण सब्सिडी, ऋण ये खैर ये कभी कभी ये मुहैया कराती है किसानों को। अगर किसान ऋण लेती है बैंकों से, बैंक से लेगा तब उसको कभी कभी ऋण सब्सिडी देती है इलेक्शन के टाइम में। ठीक है, एवं आवश्यक भूमि सुधार यानी भूमि का जो असमान वितरण है उसमें भी कमी है, जिसके कारण कृषि कार्य प्रभावित होती है। अगर ये सभी जो समस्या है अगर निराकरण कर दिया जाए तो भारत जो है इतना उत्पादन करेगा, खाद्यान्न का मतलब कृषि उत्पाद का इतना उत्पादन करेगा कि अभी तो फ्री में भी मिल रहा है, इतना न बेचेगा दूसरे देशों को, इतना जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है जो भूखमरी के शिकार है, बच्चे है सो इतना कुपोषित है, वहाँ पे सभी बच्चे बीमार है, कुपोषित है, उसको सहायता करता, फ्री में डोनेट करता, दान में देता, भारत का ओहदा ऊंचा होता, यहाँ के लोगों का भी क्या होता, जीवन स्तर सुधरता। तो सब समस्या है। अगला है लेबर। अब देखो यहाँ जमीनी स्तर की बात है। कृषि उत्पाद के लिए कुशल यानी स्किल्ड एवं पर्याप्त श्रम की आवश्यकता है। कुशल एवं पर्याप्त श्रम, कुशल श्रम का मतलब क्या हुआ, स्किल्ड लेबर, जिसके पास हुनर हो, किसी विशेष कार्य खेती कार्य के लिए हुनर हो, है ना। ट्रैक्टर सब चला लेगा, उसके लिए हुनर स्किल चाहिए। बहुत सारा इसमें हुनर का कार्य है, स्किल का जरूरत है। तो कुशल श्रम नहीं है और पर्याप्त मात्रा में श्रम नहीं है। पर्याप्त मात्रा में श्रम उपलब्ध होने का पीछे बहुत बड़ा कारण है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। अभी जो सरकार खाद्य सुरक्षा के नाम पर जो फ्री में अनाज दे रही है उसका वह बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा चीज़ है नागरिकों के लिए, लेकिन होता है ना कि हर चीज़ का एक बैड इफेक्ट होता है। तो बैड इफेक्ट इसका क्या पड़ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि ये जो अनाज तो मिल गया, ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं और वो सप्ताह में या महीना में 10 दिन काम कर लेते हैं, उनको जो भी आवश्यकता है, जो भी खाने पीने के लिए आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाता है। 10-20 दिन काम कर लेते हैं महीना में, ठीक है, उसको अनाज मिल ही रहा है फ्री में, जो भी आवश्यकता है 10 दिन 20 दिन 15 दिन काम किया हो गया। उसके बाद वो बाकी के जो महीना के दिन होता है काम ही नहीं करना चाहता, तो हमको तो हो गया है, महीना का दिन का काम चल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है। इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा कि वह अब काम नहीं करना चाहता है, और काम करना भी चाहता है तो दूसरे राज्यों में प्रदेशों में जा करके कम पैसा में काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कृषि कार्य में काम करने में लज्जा आती है ना। सामाजिक कारण कुछ भी हो, सामाजिक कारण हो या कुछ भी हो, तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है कि जो लेबर है वह अब ढंग से यानी काम पूरे महीने तक काम नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसको आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो इसका एक बैड इम्पैक्ट आया है। चलो अगला है खेती के पारंपरिक तरीके, जिसमें देखो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, जैसे झूम खेती, अभी इसका चर्चा किए हैं, झूम खेती, सोपानी खेती, इस प्रकार के खेती में उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, अब बताओ झूम खेती कहाँ की जाती है और सोपानी खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में, असम साइड में, और सोपानी कृषि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो भी पर्वतीय क्षेत्र है। और सोपानी कृषि का एक और नाम क्या है? सीढ़ी नुमा। क्या है? सीढ़ी नुमा। वह पहाड़ों पर ढाल बना करके क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सब लोग इसको बढ़िया से लिख लेना है, इसको घोर के पी जाना है। घोर के पीने का मतलब याद कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया तो यह दोनों में से रहेगा, चाहे लघु उत्तरीय में आए चाहे दीर्घ उत्तरीय में। इसको खूब बढ़िया से लिख करके 2 बार 3 बार रिवाइज करके पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अगला क्लास लेके आएंगे। हाँ अथी कर लो, देख लो सब, एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं, सब लिख लेना, ठीक है, लिखने में आसानी हो जाएगा। पॉज कर करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट न लेना। दिखाई दे रहा है ना? और वीडियो देखने से फायदा होगा
कि सारी बात इसमें लिख पाना संभव नहीं है। संभव है? और हम जितना बात अभी बोले हैं सबको लिखेंगे तो 50 पेज लगेगा। 50 पेज तुमको एग्जाम में मिलवे नहीं करेगा, पेज मिलेगा। तो कुछ बातें सुनने से नॉलेज होगा जो तुमको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। कहीं भूल गया, याद किया भूल गया, तो बात में रहेगा ना मेरा वाला भाषण, तो उसकी सहायता से भी तुम लिख सकता है। इसलिए वीडियो देखना जरूर, वीडियो देखने से सारी बातें तुमको रिवाइज होगा। ठीक है, चलो अगला फिर क्लास लेके आएंगे। क्या क्वेश्चन था ये? 6-7, फिर अब अगला आएगा। ठीक है।